दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब लगातार एक के बाद एक अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। आपने अगर मेरे वीडियोस को फॉलो किया हो, मैंने जो एनालिसिस किया था, अनफॉर्चुनेटली एक एक करके वो सारे फोरकास्ट सही साबित हो रहे हैं। आज जो व्हाइट हाउस में हुआ, इतनी बुरी तरीके से ट्रंप साहब को घेरा जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अलास्का के बाद जिस तरह से ट्रंप साहब के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल तेजी से बढ़ा है, मुझे लगता है आने वाले दिन ट्रंप साहब के लिए बहुत मुश्किलों वाले हो सकते हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक एक करके ट्रंप साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं ट्रंप साहब हताश और परेशान दिख रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि शायद वो इरेटिक डिसीजन लेने ना शुरू कर दें, क्योंकि जिस तरह की टीम उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिस पे या तो ट्रंप साहब फेथ कर सके कि ये आदमी सही गाइड करेगा, या उनमें इतनी क्षमता है कि वो अपना असेसमेंट ऐसा कर सके कि दुनिया में उसको सम्मान मिल सके। तो दोस्तों, गंभीर मुद्दा है, इसलिए अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। सबसे पहले जो अलास्का में समिट हुआ, उस समय भी मैंने कहा था कि ट्रंप साहब बहुत नर्वस दिख रहे हैं और आपने इस बात को भी ऑब्जर्व किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि ट्रंप साहब इतने नर्वस क्यों हैं। सवाल इस बात का था कि ट्रंप साहब के पीछे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उन पे भरोसा कर सके। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रंप पे कोई क्यों भरोसा नहीं कर रहा है। उसका कारण यह है कि ट्रंप की अपने आप की काम करने की शैली, क्योंकि वो हर समय अपने बयान बदलते रहते हैं, पोजीशन बदलते रहते हैं, तो लोगों ने उन पे विश्वास करना ही बंद कर दिया। और इसीलिए अलास्का की मीटिंग से पहले यूरोपियन यूनियन और जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने साफ कह दिया कि आप हमारे बिहाफ पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम पहले वहां टेबल पे बैठेंगे फिर बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पे दुनिया में किसी को भरोसा नहीं रहा। यह कितनी विचित्र बात है दोस्तों। सबसे पावरफुल व्यक्ति, सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। इससे बड़ी लाइफ की ट्रेजेडी क्या हो सकती है। तो फिर यही हुआ कि जो अलास्का में एक स्ट्रेंथ दिखाने गए थे ट्रंप साहब की, आई एम ए डील मेकर एंड आई विल टेल पुतिन कि ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, अल्टीमेटली क्या हुआ? पुतिन आए, उन्होंने अपनी बात रखी, ट्रंप साहब उस बात का जवाब तक नहीं दे पाए और चुपचाप वापस वॉशिंगटन आ गए। ये रही वस्तुस्थिति। इसका मतलब यह है कि पूरा मीडिया जगत ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पुतिन के हाथों में ट्रंप साहब खेल गए। और ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो ट्रैप है अलास्का वाला, ये ट्रंप पे बहुत भारी पड़ेगा। ये मैं शुरू से कह रहा था। उस मीटिंग के बाद एक फॉलोअप मीटिंग ऑब्वियसली थी। पहले इन्होंने फोन पे बात करने की कोशिश करी कि रास्ते से हम यूरोपियन लीडर्स जो मीटिंग में आने से पहले जो लोग थे उनसे इन्होंने विचार विमर्श किया, तो मीटिंग के बाद भी करना जरूरी था। तो सब लोगों ने तय किया कि हम व्हाइट हाउस में मिलेंगे। आज जब वो मीटिंग हुई, एक सिरे से ट्रंप के जितने आइडियाज थे उनको खारिज कर दिया गया। यूरोपियन लीडर्स ने कह दिया कि हम जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे, चाहिए महाभारत चलती रहे, और हम आपका जो प्रस्ताव है कि जो रशिया ने यूक्रेन की जमीनों को कब्जाया है, अब ये उन्हीं के पास रहने दो, तभी पीस ट्रीटी हो सकती है या शांति वार्ता हो सकती है। क्योंकि ये बात तो बहुत क्लियर है दोस्तों कि पुतिन साहब सब कुछ सरेंडर करके तो जाने वाले हैं नहीं। जो मूर्खता भारत ने 1972 में शिमला समझौते में की थी, पुतिन वो गलती नहीं करेंगे। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं, क्योंकि जब वो सब कुछ छोड़ के वापस अपने देश जाएंगे तो अपनी जनता को वो क्या जवाब देंगे कि आपने हजारों लोग मरवा दिए, लेके आप देश के लिए क्या आए? खाली हाथ। कम से कम इतने इमेच्योर बिहेवियर तो पुतिन नहीं करेंगे। वो भारत के नेताओं की तरह तो काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पुतिन जमीन छोड़ेंगे नहीं और यूरोप उस स्थिति को मानेगा नहीं, तो लड़ाई रुकने का रास्ता भी कुछ दिख नहीं रहा। ऐसी स्थिति में
सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसका मतलब यह है कि लड़ाई जारी रहेगी और जो यूरोप है उसने ये कहा कि साहब हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और अब उनकी मजबूरी है कि एक तरफ तो ट्रंप की बात नहीं मानेंगे और दूसरी तरफ ट्रंप साहब से पैसे की और हथियारों की उम्मीद करेंगे कि ताकि ये लड़ाई चलती रहे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक ही रास्ता दिखता है कि अगर ट्रंप साहब ये बोल दे कि मैं इस लड़ाई में और कोई खर्चा करने वाला नहीं हूं, आप पैसा इकट्ठा करिए, हथियार खरीदिए, यूक्रेन को दीजिए, आपको जो करना है करिए, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं आपके साथ नहीं हूं। क्या ट्रंप साहब ये कह पाएंगे? अगर ये कह पाते हैं तो इसके दो फायदे हैं। एक तो उनका स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि वो अपने स्टैंड पे कायम है। दूसरी तरफ यूरोप के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो लगातार लड़ाई को फंड करते रहे, और ऐसी स्थिति के अंदर यूक्रेन में ना चाहते हुए भी शांति प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि ओवरऑल इसका असर क्या होने वाला है। इसका सबसे बड़ा असर यह होने वाला है दोस्तों कि ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े सवाल हो गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात तो क्लियर हो गई कि ट्रंप इज नॉट ए रिलायबल लीडर। तो जो उनकी जग हंसाई हो रही है और जिस तरह से दुनिया ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है, ये अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ा, अगर मैं कहूं, अपमानजनक स्थिति है। इसका असर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। अमेरिका के अंदर जब भी जो सिटीजन्स का पोल होता है, वोटर्स पोलिंग होती है, उसमें ट्रंप की रैंकिंग गिरती जाएगी। इसका असर मिड टर्म इलेक्शंस पे पड़ेगा, और कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में इस पूरे प्रोसेस को लेकर क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। अभी तक ट्रंप साहब ये कहते रहे कि मैं डील मेकर हूं, मैं दुनिया को रास्ता दिखाऊंगा। अब ना तो पुतिन मान रहे हैं, ना भारत मान रहा है, ना यूरोप मान रहा है, ना यूक्रेन मान रहा है, ना चाइना सुन रहा है, ना मैक्सिको मान रहा है, ना कनाडा मान रहा है, ना ब्राजील मान रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर अब ट्रंप साहब क्या बोलेंगे? वो कौन उसकी बात मान रहा है? छोटे छोटे देश। इससे ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसका मतलब यह है कि अब ट्रंप साहब को दोबारा से अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को देखना होगा, और उसको सस्टेन करने के लिए अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है, जो टैरिफ की पॉलिसीज बनाई है, उसको भी रीलुक करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ से सप्लाई घटेगी, और तीसरी तरफ से अब इन्वेस्टमेंट आने में भी दिक्कतें आएंगी। और जो लोग अभी तक कोऑपरेट कर रहे थे और जो उनके सबसे करीबी दोस्त थे, वेस्टर्न यूरोप के दोस्त, अब वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो कमजोर होंगे तो उनकी अपनी पार्टी में राजनीतिक स्थिति भी कमजोर होगी। ऐसी स्थिति के अंदर क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप के हित में होगा? अब सवाल इस बात का है कि उनका रास्ता कहां से निकलता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है ट्रंप को कि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाए, कि यूरोप और लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, चाइना, कोई भी उनके साथ नहीं। भारत अभी तक न्यूट्रल स्टैंड रखे हुए हैं, और किसी कारण से उन्होंने अभी भारत के साथ जो नेगोशिएशन था उसको टाल दिया था या रोक दिया था। सबसे पहले तो एक नई डेट अनाउंस करनी चाहिए कि भारत के साथ हम दोबारा समझौता कब करें। एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सब मुद्दों पे मुझे लगता है भारत कहीं ना कोई कंसेशन देने को तैयार हो जाएगा। ये ट्रंप साहब के लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा अपनी क्रेडिबिलिटी को रीबिल्ड करने के लिए। और मोदी भी चाहते हैं कि उनको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले। तो एक तरफ पुतिन के साथ दोस्ती, दूसरी तरफ ब्रिक्स, और तीसरी तरफ ट्रंप के साथ दोस्ती। जो मोदी हैं वो यूनिक पर्सन होंगे जो सब ग्रुप्स के साथ एक सी दोस्ती बनाए रखे होंगे। ये अपने आप में भारत के लिए और मोदी के लिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन होगी। इसका फायदा उठा के प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी ग्लोबल लेजिटिमेसी को आगे बढ़ा सकते हैं, ये कह के कि जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बात होगी तो भारत जैसे बड़े देश मेरे साथ हैं, क्योंकि चाइना उनका साथ देगा नहीं, रशिया के साथ बनने वाली है नहीं, यूरोप भी उनसे किनारा कर रहा है, बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ उनका मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में
ट्रंप को भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये भारत और ट्रंप दोनों के हित में होगा। और रही बात कि मीडियम टर्म में, मुझे लगता है कि अगर सप्लाई बंद कर दी और फंडिंग बंद कर दी अमेरिका ने, तो यूक्रेन वॉर अपने आप खत्म हो जाएगा। सीज फायर के लिए पुतिन तैयार नहीं है, तो पीस ट्रीटी को लेकर फिर भारत की तरफ से मध्यस्थता की जा सकती है। यूरोपियन दोस्तों को कहा जा सकता है कि आप अब पीस ट्रीटी पे काम करिए, नहीं तो लड़ाई रुकने वाली है नहीं। ना आपके पास पैसा है, ना हथियार है, तो आप क्यों बर्बाद होना चाह रहे हैं? मुझे लगता है ये समझाने का असर पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म स्थिति ये है कि ट्रंप के पास अभी 3.5 साल है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए बचे हुए 3.5 साल के लिए। और भारत के लिए अच्छा ये होगा कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और रिकॉग्निशन मिलेगा, और साथ ही साथ टैरिफ और बाकी मुद्दों को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2-3 दिन में, ये काफी इंटरेस्टिंग थी। मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ट्रंप साहब इस समय घिर चुके हैं, और उनको अगर कोई हाथ पकड़ के इस मझधार से निकाल सकता है तो वो है भारत। बाकी तो मुझे ऐसा कोई देश दिख नहीं रहा। आपके क्या विचार है दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।